नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम पर। बच्चों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा, यहाँ पे बात की थी संविधान के एक टॉपिक की जिसका नाम था नागरिकता। ठीक है, अब संविधान के एक नए टॉपिक की हम बात करेंगे आज, और जो ये टॉपिक होगा इसका नाम क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को लेकर हम बात करेंगे, और जब मैं प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना क्या है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे संविधान को जान लेने के उद्देश्य से भी, और दूसरा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और बहुत ही बारीक बारीक चीजों को, लेकिन बहुत ही बेसिक प्रकार से। ठीक है, और क्या है, बहुत ही सरल तरीके से चीजों को समझेंगे कि व्हाट इज प्रस्तावना, कि भारतीय संविधान के लिए प्रस्तावना क्या है, क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना जैसा कोई शब्द है या नहीं है, तो ये चीजें कहां से आई निकल के, उन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। तो जब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना की मैं बात करूं तो प्रस्तावना भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, यदि ओरली हमसे कोई एग्जाम में पूछे, एग्जाम में ना पूछे, कोई ओरली पूछे कि क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना जैसा कोई शब्द है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? भाजी प्रस्तावना है, लिखा हुआ है, लेकिन नहीं। अगर रियलिटी की हम बात करें तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना जैसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है, बट क्या है, यहां पे क्या दिया गया है भारतीय संविधान में? उद्देशिका। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वहां पे क्या लिखा शब्द है? उद्देशिका। ठीक है, और उद्देशिका की जब बात करते हैं, उद्देशिका का जो अंग्रेजी वर्जन है ये क्या है? प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है, और प्रियम्बल से ही बना है हमारा क्या? प्रस्तावना। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना नहीं है, लेकिन प्रस्तावना के स्थान पर क्या है? उद्देशिका, और उद्देशिका का अंग्रेजी वर्जन क्या है? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के आधार पर ही हम क्या कह सकते हैं कि प्रस्तावना है, लेकिन मुख्य रूप से क्या दिया गया है? उद्देशिका। ठीक है, तो अब इस उद्देशिका की हम बात करें तो ये उद्देशिका क्या है, क्या मतलब है उद्देशिका का भारतीय संविधान के लिए? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उद्देशिका भारतीय संविधान के लिए उस भूमिका या आमुख की तरह है जिसमें संविधान के लागू होने, संविधान की शासन प्रणाली, संविधान के उद्देश्य एवं संविधान के आदर्शों को समाहित किया गया है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? जिसमें संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्शों, ठीक है, एवं भारतीय शासन प्रणाली को डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार की जो यहां पर चीज है वो क्या है? उद्देशिका। ठीक है, तो इतना हमने समझा कि उद्देशिका क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पे कि ये जो उद्देशिका है ये शब्द आया कहां से, कहां से आया उद्देशिका शब्द? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जब हम स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहां पे 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा की थर्ड बैठक। संविधान सभा की जो थर्ड बैठक हुई कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इससे पहले दो बैठक और हो चुकी थी। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुई, उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई, और इसके बाद जो तीसरी बैठक हुई कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इस बैठक में क्या हुआ? पंडित नेहरू के द्वारा पीटी नेहरू के द्वारा यहां से बैठक में आए, और उन्होंने पूछा कि यार हमारा बैठक करने का उद्देश्य क्या है, क्यों बैठक किए जा रहे हैं हम? ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? तो इसी उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा क्या किया गया? 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, एक प्रपोजल पेश किया गया, और इस प्रपोजल को क्या बोला गया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। तो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, कब पेश किया गया था? तो कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्या बोला गया इसे? ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947, कब बच्चों? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और इसी के आधार पर क्या बनी? हमारी किसका गठन हुआ? उद्देशिका का। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो प्रस्तावना को डिफाइन नहीं करता, बट किसको डिफाइन करता है? उद्देशिका को डिफाइन करता है। और ये उद्देशिका कहां से आई है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया। तो मुझे विश्वास है कि ये इतना टॉपिक तुम लोगों के साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने संविधान की प्रस्तावना की परिभाषा भी बताया कि परिभाषा क्या है इसकी, कि किसे प्रस्तावना कहेंगे।
ठीक है, तो क्या है, जिसमें संविधान के लागू होने की तिथि का जिक्र हो, ठीक है, और साथ ही साथ संविधान के उद्देश्य, संविधान के आदर्श क्या है, भारतीय शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इन सब के विषय में जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, टॉपिक हमारा उद्देश्य का। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों के सभी। चलें, तो इसको अब एक काम करें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर धीरे से नोट कर लें। ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं आगे कि प्रस्तावना वास्तव में है क्या। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो इससे पहले कुछ और चीजों को हम जानना पड़ेगा। तो कोई यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे एग्जाम का कि प्रस्तावना का हमने स्रोत देखा क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव स्रोत है। ठीक है, लेकिन यदि पूछे कि प्रस्तावना किस देश की देन है, किस देश से लिया गया है प्रस्तावना को, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। क्यों लिया गया है, कारण क्या है, व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया, जापान के संविधान से क्यों नहीं लिया, ब्रिटेन के संविधान से क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसका कारण यह है कि सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान है वो किसका संविधान है, अमेरिका का संविधान है। ठीक है, अमेरिका का संविधान प्राचीन है, तो इसलिए क्या कर लिया, प्रस्तावना को भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। तो दो चीजें हमने सीखी यहां पे कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, अमेरिका के संविधान से, और यदि इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्राचीन लिखित संविधान किस देश का है, तो किसका है, अमेरिका का। तो क्लियर हो गया पॉइंट इतना। चले, दूसरा, यदि पूछे कि लैंग्वेज कहां से ली गई है, भाषा कहां से ली गई है इसकी, तो भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा ली गई है, लैंग्वेज ली गई है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। तो पहले देखा हमने देश कौन सा है, अमेरिका है। दूसरा, लैंग्वेज कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो स्रोत हमने देखा पीटी नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को आखिरकार लागू कब कर दिया गया। ठीक है, कब लागू हुआ, तो जब लागू की बात करेंगे तो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, और किसके अनुसार है ये, एक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। इतना पॉइंट क्लियर है। लेकिन जब हम बात करेंगे अभी एसएससी के एग्जाम की मैं बात करूं तो 10+2 का एग्जाम हुआ था एसएससी का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रस्तावना को कब लागू किया गया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम बता देंगे, मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष। ठीक है, मिति मार्गशीर्ष, और क्या था यहां पे, शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006, संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार क्या है, मिति मार्गशीर्ष का मंथ था, शुक्ल की कौन सी थी, कौन सी, शुक्ल की सप्तमी थी, और संवत कौन सा था, 2006। इस दिन को क्या हुआ, प्रस्तावना को हिंदी कैलेंडर के अनुसार लागू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं यहां पे कि जो भारतीय संविधान लागू हुआ कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। क्या कारण था कि इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया, 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों नहीं किया। तो कारण है बच्चों उसका भी, और कारण क्या है, क्योंकि भारत पीटी नेहरू के द्वारा, याद करो वो दिन जब 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, मिडराइट रावी नदी के किनारे लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो यही था एक, क्या था, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था ये। ठीक है, तो इसलिए इसको रोक कर रखा, और इसके कुछ दिन बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिक चीजों को हमने देखा, किससे रिलेटेड, प्रस्तावना से रिलेटेड। हो गया पॉइंट क्लियर इतना। ठीक है, तो जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कि प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो अब इस चीजों को आगे लेके हम बढ़ते हैं, देखिएगा आगे। ठीक है, तो हमने देखा यहां पे कि मैंने बताया कि प्रस्तावना क्या है, शासन प्रणाली के विषय में बात करती है। ठीक है, तो क्या हो गया प्रस्तावना, और प्रस्तावना में क्या बताया गया, किसके विषय में बताया गया, सत्ता के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यदि हम सत्ता को यहां पे डिवाइड कर लें तो इसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहले, सबसे पहले क्या आएगा, सत्ता का स्रोत क्या है। ठीक है, सत्ता का स्रोत क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा। ठीक है, दूसरा, सत्ता का स्वरूप कैसा है,
ठीक है। और तीसरा पॉइंट यहां पे क्या आएगा कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, सत्ता का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में कर रहे हैं क्या उनका उद्देश्य है ये, ठीक है। तो इसमें बताएगा कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जो प्रस्तावना की जब एंडिंग की हम बात करते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, आत्मर्पित अंगीकृत करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम भारत के लोग, ठीक है, तो भारत के लोग किस प्रकार से भारत के लोगों में सत्ता है, तो इसका उद्देश्य क्या है उस सबको लेकर बात की जाए, ठीक है। तो जब सत्ता के स्रोत की हम बात करें तो ये क्या है, यहां पे एक शब्द हमें जानना पड़ेगा जिसका मतलब है लोक प्रभुसत्ता, या लोक प्रभुता भी हम कह सकते हैं, लोक प्रभुता, ठीक है। और लोक प्रभुता का मतलब क्या है, लोक मतलब क्या है पब्लिक, और प्रभुता मतलब प्रभु, ठीक है। लोक का मतलब क्या है, पब्लिक या जनता से है, और प्रभुता का मतलब क्या होता है, प्रभु। कहने का मतलब जहां पर जनता ही क्या हो, भगवान हो, प्रभु हो, ठीक है। तो ऐसे शब्द को क्या बोला जाता है, लोक प्रभुता, ठीक है। तो ये जो लोक प्रभुता शब्द है क्या भारतीय संविधान में है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, तो नहीं है। हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तरीके से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से तो है। और कैसे है ये, तो पहले जान लें कि ये जो लोक प्रभुता शब्द है इसको देने वाले व्यक्ति कौन थे, रूसो, ठीक है। और रूसो क्या है, एक बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति हुए, ठीक है। तो इन्होंने लोक प्रभुता शब्द दिया। और जब हम लोक प्रभुता की बात करेंगे तो लोक प्रभुता यहां पे क्या है, जनता। और जनता की हम बात करें भारतीय संविधान में तो क्या है यहां पे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना की स्टार्टिंग है, या प्रस्तावना की जो प्रस्तावना का स्रोत है, सत्ता का स्रोत है, वो क्या है, लोक प्रभुता है। लेकिन भारतीय संविधान में लोक प्रभुता नहीं है, बट उसके स्थान पर क्या दिया गया है, हम भारत के लोग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब इसी के साथ साथ हम एक चीजों को और देखेंगे, ठीक है। एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है केसी वियर, केसी वियर, ठीक है। अब केसी वियर क्या बोलते हैं, केसी वियर क्या बोलते हैं भारतीय लोक प्रभुता को, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोक प्रभुता है ये क्या है, अपने आप में एक भ्रम है, ठीक है। दोबारा से सुनो, मैं क्या बोला, जो केसी वियर है क्या है, ये एक दार्शनिक है, बहुत बड़े पॉलिटिक्स व्यक्ति हैं ये, ठीक है। ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये, मतलब रहने वाले थे ये। इन्होंने कहा कि ये जो लोक प्रभुता है ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये क्या है, एक भ्रम है। क्या बताया इसके, एक भ्रम बताया, भ्रम, ठीक है। कि जो कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपत्ति, क्या बताया इन्होंने, एक भ्रम बताया। आखिरकार कारण क्या था इनका, क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में कि किस व्यक्ति के अनुसार लोक प्रभुता को भ्रम बताया गया है, तो कौन व्यक्ति थे, वो केसी वियर। क्यों बताया गया, तो कारण है बच्चों इसका एक। और कारण जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 1946, और 1946 में क्या हुआ, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है। अब इस कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या डिसाइड किया गया था, भारतीय संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई थी, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अनुमति दे दी थी, लेकिन क्या बोला था कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन होगा वो कैसा होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा। वयस्क मताधिकार के आधार को इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि भारतीय संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होगा, बट कैसे होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा, ठीक है। और इसमें जो सदस्य आएंगे संविधान सभा में, कहां से चुनकर आएंगे, प्रांतों की विधानसभा से चुनकर आएंगे, ठीक है। तो इसी शब्द को यहां पे पकड़ा किसने, केसी वियर ने, कि जब बात करते हैं कि हम भारत के लोग, भारतीय लोगों का ये दायित्व है, ठीक है। और दूसरी ओर क्या है, जो भारतीय संविधान सभा बनी उसमें सदस्य कैसे आए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आए, ठीक है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आए, और ये कहां से आए थे, प्रांतों के सदस्यों के द्वारा चुनकर आए थे ये, ठीक है। और जबकि यहां पे जो चुने थे सभी को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकते थे जो शिक्षित थे और जिनके पास पैसा था, ठीक है। तो उन व्यक्तियों ने वोट डाली, प्रांतों की विधानसभा में सदस्य चुने गए, और सदस्यों के द्वारा फिर क्या बनाई गई, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया गया।
तो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष। तो उन्होंने कहा कि जब वोटिंग ही नहीं हुई जनता के द्वारा, तो इतना बड़ा शब्द कैसे बोल दिया कि हम भारत के लोग इस पर सभी प्रकार के दावे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये क्या कहते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा में हम भारतीय प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, ये लोक प्रभुता है, ये क्या है, अपने आप में एक भ्रम है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये चीजें तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो सत्ता के स्रोत को हमने देख लिया, क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो जल्दी से करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हम बात करते हैं यहां पे सत्ता का स्वरूप कैसा है। ठीक है, और जब सत्ता के स्वरूप की हम बात करेंगे तो यहां पे कुछ चीजों को हमने देखना पड़ेगा। पहले क्या है, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। ठीक है, यहां पे दूसरा क्या है, संप्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी के बाद नेक्स्ट क्या है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद हम बात करें तो यहां पे क्या है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, और अंत में क्या आ जाएगा, गणराज्य, गणराज्य। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सत्ता का स्वरूप हो गया। और जब सत्ता के उद्देश्य की बात करें तो यहां पे क्या आएगा, न्याय आएगा। ठीक है, न्याय के बाद नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा, स्वतंत्रता आएगा, स्वतंत्रता के बाद समानता आएगा, समानता आएगा या समता आएगा। नेक्स्ट क्या है, व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट है एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता, और अंत में क्या है, बंधुता। नेक्स्ट क्या हो गया, बंधुता। तो ये जो सत्ता है उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला क्या है, उसका उद्देश्य न्याय है। ठीक है, और जब न्याय की बात करते हैं यहां पे, तो न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा न्याय नहीं है। यहां पे कौन सा न्याय है, 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, और नेक्स्ट कौन सा है, राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, अब क्या करेगा, तुमसे पूछेगा कि प्रस्तावना के अंदर कौन सा न्याय शामिल नहीं है, क्या करेगा, 3 ये दे देगा, एक दे देगा यहां से धार्मिक न्याय। क्या दे देगा, धार्मिक न्याय। जबकि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो धार्मिक न्याय का प्रावधान नहीं करती, केवल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, केवल 3 टाइप जस्टिस है। एक क्या है, सोशलिस्ट है, दूसरा इकोनॉमिक्स है, नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चले, इसके बाद नेक्स्ट है, यहां से जब मैं बात करूं यहां पर स्वतंत्रता, नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करूं तो यहां पे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। ठीक है, 5 टाइम फ्रीडम की बात करता है कौन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये 5 प्रकार कौन से हैं, तो एक बार आप एक काम करना, इसको बैक करके देख लेना, मैं यहां से इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो 5 प्रकार कौन से हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। सबसे पहला कौन सा हो गया, विचार। नेक्स्ट कौन सा हो गया, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद नेक्स्ट हो गया यहां से विश्वास, विश्वास के बाद धर्म, और धर्म के बाद नेक्स्ट क्या हो गया, उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 5 प्रकार की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। ठीक है, विचार का मतलब यह है कि भैया क्या है, सोचो कुछ भी, कोई व्यक्ति कुछ भी विचार कर सकता है, कोई भी सोच सकता है। ठीक है, पता चला कि भैया एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ऐसे कुछ विचार कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति आया, आती रैपट दे दिया, आती, तो भैया क्या 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 भी क्या है ये, वो जो मेरे बारे में सोच रहा है। अबे भैया सोचने दे, प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता है 5 प्रकार की। ठीक है, और जिसमें से क्या है, सोच विचारने की भी स्वतंत्रता क्या है, शामिल है, व्यक्ति के पास है, तो नहीं स्वतंत्रता देता है ये। ठीक है, इसके बाद अभिव्यक्ति की, जो सोच रहा है भैया बोलो बोलो, लेकिन लगाम को लगा के बोलो, स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद विश्वास है, धर्म है और उपासना है। लेकिन इतना केवल सीमित रखो यहां तक कि क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया समानता। समानता की बात करूं तो 2 प्रकार की समानता है। समानता कितने प्रकार की है, 2। एक हो गया प्रतिष्ठा, और दूसरा कौन सा हो गया, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा का मतलब क्या है, स्टेटस, स्टेटस, व्यक्ति का स्टेटस कैसा है, स्टेटस की क्या है, यहां पे समानता है।
ठीक है। और इसके बाद क्या है, अवसर की समानता। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। यदि सरकार के अंदर कोई भी लोक नियोजन में या कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगी तो क्या होगा, सबको अवसर दिया जाएगा। समानता है, नोट भेदभाव। आर्टिकल जब 16 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक बार, ठीक है। आप लोगों को ये इतना क्लियर हो गया होगा। चले अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा। ओ गरिमा, गरिमा, ठीक है। गरिमा किसकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। कहने का मतलब गरिमा का मतलब होता है डिग्निटी, डिग्निटी, ठीक है। तो क्या हो, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, डिग्निटी की बात करता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एकता और अखंडता। एकता का मतलब क्या है, यूनिटी, और अखंडता का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी, ठीक है। एकता, एकता मतलब आपस में एकता, दो धर्मों के मध्य एकता। और अखंडता की बात करें तो अखंडता क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर, ठीक है। और जब बंधुता की बात करें तो बंधुता का मतलब क्या है, भाईचारा, ठीक है। जब भाईचारा बढ़ेगा तो एकता बढ़ेगी, और अंतरराष्ट्रीय संबंध पे भी क्या होगा, इंटीग्रिटी की, क्या इंटीग्रिटी की स्थापना होगी, ठीक है। तो ये सब प्रावधान किसमें है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने देखा यहाँ पे कि क्या चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी करके स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया यहां तक, चलें, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, किसमें आने वाले, ये हमारे किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। और लेकर आपका ग्रुप डी से यूपीएससी तक टच करके जाएगा ये वाला टॉपिक, आपका पैटर्न, ठीक है। चले तो अब बेसिक चीजों को हमको जान ले। जैसे हमने पहले क्या जाना, लोक प्रभुता को जाना, हम भारत के लोग क्या है इसको जाना। अब इसके बाद जो यहाँ पे क्या है, सत्ता का जो स्वरूप है, अब सत्ता के स्वरूप को लेकर हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि इनका एक एक शब्द का मीन्स क्या है, कि यदि क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम हमसे यहाँ से छोटे ना क्वेश्चन को हम सोल्व कर ले आसान तरीके से, ठीक है। तो इसे मैं एक बार रब कर दूं यहां से, उसके बाद फिर बात करते हैं सत्ता के स्वरूप। क्या था सत्ता का स्वरूप, सेकंड कॉलम था ये प्रस्तावना का, सत्ता का स्वरूप। और सत्ता के स्वरूप में पहला पॉइंट क्या था, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। और संप्रभुत्व संपन्न को क्या बोलेंगे हम, एक सवरन कंट्री, ठीक है, सवरनिटी हो गया। चले अब संप्रभुत्व संपन्न का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है एक ऐसे देश से है, एक ऐसी कंट्री से है जो अपने सभी आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। दो प्रकार के डिसीजन है, एक आंतरिक है, दूसरे कैसे है, बाह्य है, इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन, ठीक है। तो ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, तो ऐसे देश को क्या बोलेंगे, एक संप्रभुत्व संपन्न देश, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आंतरिक मामले कौन से हैं, जैसे हो गया आपका आर्थिक मामला हो गया, आर्थिक मुद्दा हो गया, ठीक है। आर्थिक के बाद राजनीतिक हो गया, राजनीतिक के बाद कौन सा हो गया, सामाजिक हो गया, कौन सा हो गया, सामाजिक। तो तीन प्रकार के मुद्दे हैं हमारे पास, ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है। तो जब हम आर्थिक मुद्दों की बात करें, जैसे अभी क्या हुआ 2014 में क्या कर दिया गया, नोटबंदी कर दी गई, ठीक है, फिर जीएसटी लागू कर दी गई, तो क्या हो गया, एक इंटरनल मामला है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो देश का संचालन करता होगा या जो शासन प्रमुख होगा, वो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री सलाह नहीं लेगा कि क्या क्या अभी हमें नोटबंदी करनी चाहिए, क्या ट्रम्प जी हमें नोटबंदी करनी चाहिए, तो नहीं, क्योंकि भैया संप्रभुत्व संपन्न देश है, और जो संप्रभुत्व संपन्न देश होगा वो अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेने में कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, राजनीतिक मामला, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको वोटिंग करनी है, कौन वोट डाल सकता है, तो ये सब क्या होगा, राजनीतिक मामला, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सामाजिक मामला, महिलाओं के लिए कौन सा कानून होगा, महिला को कितनी पेंशन दी जाएगी, ठीक है, कौन से विभाग में रखा जाएगा, तो ये क्या होगा, सब सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मामलों में क्या होगा, कोई भी बाह्य देश का हस्तक्षेप हम नहीं सह सकते, उसकी बात मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, बाह्य मामला। बाह्य मामला का मतलब यह है कि किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का हमने सदस्य बनना है, किस संगठन के सदस्य को तो ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, कि ठीक है, और किस देश के साथ हमें मित्रता निभानी है और किस देश के साथ हमें शत्रुता निभानी है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डिसीजन होंगे वो कौन लेंगे, हम लेंगे। तो यही तो है हम भारत के लोग, क्या है, हम भारत के लोग। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि संप्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है।
चलें, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आया था यहां पे, समाजवादी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समाजवादी। समाजवादी, तो यहां पे पहले समाजवादी को हम देख लें कि समाजवादी क्या है। ठीक है, समाजवादी, ठीक है। तो बच्चों हम समाजवादी की बात करें तो समाजवादी क्या है, एक ऐसी विचारधारा है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संपत्ति के, यहां पे संपत्ति का समाजीकरण की बात की जाती है। ठीक है, दूसरे यहां पे जो समानता की बात की जाती है। ठीक है, पहला क्या है, संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, दूसरा क्या है, समानता की बात की जाती है। तो उसके बाद क्या है, देश के संसाधन, देश के संसाधन के बंटवारों की बात की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की विचारधारा को क्या बोलते हैं, समाजवादी विचारधारा। लेकिन जब हम बात करें व्यवहार में समाजवाद, तो व्यवहार में समाजवाद की जब बात करें तो व्यवहार में समाजवाद कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। ठीक है, और 2 प्रकार का कौन सा है, तो एक तो हो गया यहां से मार्क्सवाद, मार्क्सवाद, या इसको हम साम्यवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंट है और दोनों विचारधाराएं कहां से निकल गई, तो उसकी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से लोग यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, तो पहले क्या है, मार्क्सवाद या साम्यवाद समाजवाद। ठीक है, किसकी देन है, ये कहां से आया। ठीक है, तो ये किसकी देन है, लेनिन की देन है। ठीक है, कहां से विचारधारा उत्पन्न हुई, तो यूरोप से हुई। ठीक है, इस प्रकार का जो समाजवाद है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, क्रांति। क्या है, क्रांति। ठीक है, कि भैया पहले क्रांति करा दो। ठीक है, क्रांति कराने के बाद जो 2 वर्गों की बात की गई है यहां पे इस प्रकार के समाजवाद में, एक शोषक वर्ग और दूसरा कैसा वर्ग, शोषित वर्ग। शोषित वर्ग, 2 प्रकार के वर्ग हैं, एक कौन सा हो गया, शोषक वर्ग, दूसरा कौन सा हो गया, शोषित वर्ग हो गया। ठीक है, तो जिस वर्ग का शोषण किया जा रहा है वो क्या हो गया, शोषित वर्ग, और जिसके द्वारा किया जा रहा है क्या हो गया, शोषक वर्ग। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के मध्य क्या करा दो, इस प्रकार के समाजवाद में क्रांति करा दो। ठीक है, और जिनकी संख्या कम होगी वो नष्ट हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और बाकी जो संसाधन है वो क्या होगा, संपूर्ण जनता तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी ओर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद ये किसकी देन है, यूरोप की देन है। यूरोप की देन है, और इसके जो विचारक हैं वो कौन है, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू। ठीक है, यदि क्वेश्चन आए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार के समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, तो लोकतांत्रिक समाजवाद। इनका मानना क्या था कि भैया पहले वोटिंग कराओ, वोटिंग कराने के बाद सरकार बने, सत्ता में आएगी, और सत्ता में आने के बाद जो देश के संसाधन है वो एक एक करके संपूर्ण जनता तक पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का समाजवाद क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लेकिन हमने तो बात करनी है किसकी, प्रस्तावना के समाजवाद की। ठीक है, तो फिर प्रस्तावना का समाजवाद कैसा है, तो प्रस्तावना के समाजवाद की जब बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का समाज मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद के आसपास है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद है, परंतु मार्क्सवाद या साम्यवाद समाजवाद नहीं है। ठीक है, अब इसकी जो वास्तविकता डिफाइन की गई कि वास्तव में जो प्रस्तावना का समाजवाद है ये क्या है। ठीक है, तो इसकी जो वास्तविकता डिफाइन की गई ये कब की गई, तो ये 1982 और 1982 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसका नाम था डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए कि भारतीय प्रस्तावना के अंदर जो समाजवाद है उसको कब परिभाषित किया गया, तो 1982 और किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। कौन से केस में किया, डीएस नकारा केस में। डीएस नकारा केस में। अब डीएस नकारा क्या कहते हैं, मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना का समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है, तो इसको हम देख लें। तो ये समाजवाद कैसा है, सबसे पहला इन्होंने क्या कहा कि आय की असमानता, आय की असमानता को कम करना। ठीक है, क्या उद्देश्य है प्रस्तावना के समाजवाद का, पहला पॉइंट क्या बोला गया, आय की असमानता को कम करना। ठीक है, लेकिन एक और हम देखते हैं, एक संस्था का नाम तुमने सुना होगा, ऑक्सफैम। ऑक्सफैम,
ऑक्सफोम क्या करती है, ये इनइक्वलिटी को दिखाती है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, क्या करती है, इनइक्वलिटी को दिखाती है कि जो देश की संपत्ति है, जो देश के संसाधन है, वो कितने प्रतिशत लोगों के पास कितना है। ठीक है, तो जब इसकी अभी मैं कुछ ही समय की पहले की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो इसमें क्या बताया गया था कि जो देश के संसाधन है वो 1% लोगों के पास कितना है, 90%। ठीक है, 1% लोगों के पास कितना है, 90%। और जबकि जो 99% लोग हैं उनके पास कितना संसाधन है, 10%। तो क्या इस प्रकार की आय की असमानता की बात करती है भारतीय प्रस्तावना। ठीक है, तो इन चीजों की इक्वलिटी की बात करती है, मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, आय की असमानता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ये उद्देश्य प्रस्तावना के समाजवाद का। अब दूसरी और मैं बात करूं यहां पे, तो सेकंड पॉइंट क्या है, जीवन स्तर की असमानता। जीवन स्तर की असमानता को कम करना। ठीक है, सेकंड उद्देश्य क्या है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। ठीक है, जैसे क्या हो, सभी को भोजन मिले, सभी को शिक्षा मिले, तो ये क्या होगी, जीवन स्तर की असमानता होगी। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्या है, मजदूर एवं वंचित वर्ग। वंचित वर्ग का कल्याण। मजदूर एवं वंचित वर्ग का कल्याण, अर्थात मजदूर एवं वंचित वर्ग तक क्या हो, देश के संसाधन की पहुंच सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो ये उद्देश्य है किसका, भारतीय समाजवाद के अंतर्गत, जो भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत जो समाजवाद है। ठीक है, तो हमने देखा कि डीएस नक्कारा केस में ये चीजें डिफाइन कर दी गई। चले, अब इसके बाद नेक्स्ट शब्द क्या है, इसके बाद शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और पंथ निरपेक्ष को क्या बोलेंगे, सेकुलर बोलेंगे। सेकुलर, सेकुलर बोला जाएगा इसको। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष क्या है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। जो राज्य है उसका कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट, राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब राज्य किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी या स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो ये किसका तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष का। ठीक है, अब पंथ निरपेक्ष के बाद जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, यहां पे बताया गया है लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्या बता दिया, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, और लोकतंत्रात्मक की मैं बात करूं तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक। क्या मतलब होता है इसका, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक किसे कहेंगे, और डेमोक्रेटिक से ही बना है, डेमोक्रेटिक से ही बना है डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक है, और लोकतंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र, कैसा तंत्र, जो जनता के द्वारा ही बनाया जाए, जनता के लिए बनाया जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पे अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन क्या कहते थे उन्हें, लोकतंत्र का मतलब क्या बताया उन्होंने कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन। ठीक है, तो यदि ये है तो हम क्या कह सकते हैं कि यही लोकतंत्र है, यही क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, और राजतंत्र क्या होता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी शासक का पद चलता चला जाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र भी हमने समझा। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट शब्द क्या है प्रस्तावना का, और उस प्रस्तावना के स्वरूप में वो क्या है, गणराज्य। क्या है, गणराज्य, और गणराज्य को क्या बोलेंगे, रिपब्लिक।
रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो यहां पे क्या बताया गया कि जो जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख, ठीक है, तो राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्र प्रमुख का पद क्या नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि राज्याध्यक्ष का पद कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। कहने का मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वर्डिंग है वो क्या कहलाती है? गणराज्य। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया आप लोगों का पॉइंट कि क्या है ये? अब दो चीजों को हमें समझना है यहाँ पे। एक देखा होगा तुमने एग्जाम में, जैसे मैं बात करूं यूपीएससी, सीडीएस के अंतर्गत सीएपीएफ, ईटीसी एग्जाम की मैं बात करूं, तो यहाँ पे कुछ शब्द तुम्हें दिखाई देते हैं। जैसे एक होता है राज्य अध्यक्ष, ठीक है, और एक होता है शासनाध्यक्ष। दो शब्द हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे क्या बताएगा कि जो राष्ट्र प्रमुख है या राज्य का जो अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष है, उसका पद कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन ऑफ राज्य अध्यक्ष, क्या होता है। तो इन दोनों शब्दों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, तो देखें से सबसे पहले होगा राज्य अध्यक्ष। राज्य अध्यक्ष का पद दरअसल किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? तो राज्य अध्यक्ष किसे कहेंगे हम? तो जिसके नाम से देश के संधि और समझौते किए जाते हैं, जिसके नाम से अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते किए जाएं, तो उस पद को क्या बोला जाता है? राज्य अध्यक्ष का पद। और हमें पता है कि यदि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता होगा, वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के लिए ही जो शब्द यूज हुआ है वो क्या है? राज्य अध्यक्ष का पद। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा होता है शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष की मैं बात करूं तो जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते कराए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? शासनाध्यक्ष। और शासनाध्यक्ष का पद किसका पद? प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे? शासनाध्यक्ष। और इसको ही हम बोल सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन है कि वास्तविक कार्यपालिका किसमें निहित होती है, तो किसमें होती है? शासनाध्यक्ष। और शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। या हम कह सकते हैं कि जिसके नाम से अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते, जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते कराए जाते हैं, वह क्या होता है? शासनाध्यक्ष। और जिसके नाम से संधि समझौते होते हैं वो क्या होता है? राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष। और राज्याध्यक्ष को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, और यही क्या होता है? नामात्र की कार्यपालिका। नामात्र की कार्यपालिका। तो दो क्वेश्चन समझे हमने यहाँ पे कि राज्य अध्यक्ष किसे कहेंगे, शासनाध्यक्ष क्या होगा, वास्तविक कार्यपालिका क्या होगी, और नामात्र की कार्यपालिका क्या होगी। ठीक है, तो वही बताएगा किसे? गणराज्य अर्थात राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो सत्ता के स्वरूप की हमने बात कर ली। ठीक है, इसके बाद सत्ता का उद्देश्य ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसमें न्याय बताया गया है। न्याय के बाद यहां से स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात की गई है, और अंत में क्या है? बंधुता की बात की गई है। और इसी के साथ क्या हो गया? प्रस्तावना भी हमारा एक प्रकार से समाप्त हो गया। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ चीजों को और देखना है हमें। ठीक है, और ये देखना है जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? तो दूसरा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसको लेकर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? सबसे पहले एक हेडिंग बना लेंगे। क्या है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? संविधान का अंग है या नहीं? ठीक है, एवं मतलब प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ठीक है, और क्या इसमें संशोधन हो सकता है? संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है या संशोधन किया जा सकता है।
ठीक है, तो देखे चीजों को क्या है ये। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन को देखना पड़ेगा। और जो पहला केस है वो क्या है, बेरुवाड़ी केस। प्रस्तावना से रिलेटेड जो पहला केस है वो कौन सा है, बेरुवाड़ी केस। और बच्चों लिख लो एग्जाम में, उन जो अभी हाल ही में एसआई का एग्जाम होने वाला है, जो भविष्य में एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है पूरा पूरा। ठीक है, तो पहला केस क्या है, बेरुवाड़ी केस। और कब आया ये, 1960 में। 1960 में आया ये केस। क्या बोला गया इस केस में, क्या बोला गया इसमें, बोल दिया कि पूछेगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला, नहीं, नॉट। ठीक है, और सॉरी क्या बोला इसमें, प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या बोला, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, और अंग है तो संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में बेरुवाड़ी के बाद सज्जन सिंह केस, कई सारे केस आए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो रियल केस है वो कौन सा केस है हमारा, मैं बात करूं यहां पे, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा यहां पे। इसके बाद जो केस है वो कौन सा है, केशवानंद भारती केस। और कब आया ये, 1973 में, अपने आप में काम का है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, केशवानंद भारती केस में 1973 में वही प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। ठीक है, तो अभी किस केस में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, यस। और यस का मतलब क्या है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, और दूसरा यहां पे मैं बात करूं तो आर्टिकल 368 में क्या लिखा हुआ है कि जो संविधान का अंग होगा उसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यस है। ठीक है, और है तो संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर क्या हुआ, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया बच्चों। और प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ कब हुआ, 42वां संविधान संशोधन। नोट कर लो, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में बच्चों। ठीक है, और इस संविधान संशोधन की विशेषता की बात करूं तो इसे क्या बोला जाता है, एक मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मिनी संविधान के किस संशोधन को कहा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, और कर दिया संशोधन, और इसके तहत जोड़ दिए 3 शब्द। कितने शब्द जोड़ दिए, 3 शब्द जोड़े गए। किसमें, प्रस्तावना में। कितने शब्द, 3 शब्द। पहला क्या हो गया, समाजवादी, समाजवादी। दूसरा क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष। क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या हो गया, अखंडता। क्या हो गया बच्चों, अखंडता। तो इसको पकड़ लो, क्या है ये, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या हो गया, अखंडता। ठीक है, तो क्या पूछेगा क्वेश्चन कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो क्या कहेंगे, किया जा सकता है। किसमें डिफाइन हुआ, केशवानंद भारती केस 1973 में डिफाइन हुआ। ठीक है, और दूसरा इसी के तहत कौन सा किया गया, 42वां 1976। और 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या है, अखंडता। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, यहां पे क्या है, पंथ निरपेक्ष। और गलती से यदि आ जाए धर्मनिरपेक्ष तो फिर क्या करना, तो धर्म निरपेक्ष भी सही है और पंथ निरपेक्ष भी सही है। लेकिन जो यदि बात करें सबसे पहले अगर दोनों शब्द आ जाए तो किससे राइट करना है, किससे वरीयता क्रम में फर्स्ट रखेंगे, तो पंथ निरपेक्ष इज राइट आंसर होगा। कब, जब दोनों धर्म निरपेक्ष के साथ पंथ निरपेक्ष भी आ जाए और पूछे कि कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो राइट क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखा हमने 3 शब्द जोड़े गए।
ठीक है, हो गया। तो हमने देखा कि प्रस्तावना क्या थी, किस प्रकार से आया, स्रोत क्या है इसका, इसका उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है। ठीक है, तो सब चीजों को हमने देखा और कहां से आया। ठीक है, उसके बाद देखा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अंग है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीजों को भी हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने के चांसेस है। अब इसके जो आगे का पार्ट है वो संविधान की नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके बाद की जो वीडियो होगी। ठीक है, उसमें क्या चीजें हम देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, उसमें देखेंगे कि प्रस्तावना की आलोचना करने वाले व्यक्ति कौन है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे कि जो संविधान है, संविधान का दर्शन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद की जो वीडियो होगी लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी, तो 10 मिनट में उसको डिफाइन कर दिया जाएगा। तो इससे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा वीडियो को तो क्या हो जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि शायद ये वाला कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आएगा आज इस वीडियो का। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ क्या, धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।